हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार साइंस करियर लाइन के यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमेशा की तरह एक बार मैं आपकी सेवा में फिर से हाजिर हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सपोर्ट करें। ठीक है, जिंदगी जीना आसान नहीं है, जिंदगी जीना आसान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। जब तक पत्थर पर ना पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं है। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, संघर्ष के बगैर कुछ नहीं होगा। अगर जिंदगी में जीना है तो असली मजा संघर्ष करने से ही आता है। तो हमेशा संघर्ष करते रहिए, ठीक है, और अपना काम है जो करते रहिए। तो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमें संघर्ष की जरूरत है और संघर्ष करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दे, ताकि इसी ऊर्जा के साथ हम हमेशा के लिए ऐसे ही आगे चलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है, पिछली क्लास चल रही थी अनुवांशिकी। आप समझ गए होंगे अनुवांशिकी में कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, वो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इस मतलब ये क्रॉस मेंडल ने अपना क्रॉस कैसे करवाया था उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम पिछली मतलब हमने अनुवांशिकी शुरू किया था। अनुवांशिकता में पढ़ा था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशांग तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मतलब वंशांगत तो हमने पढ़ लिया कि किसी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। विभिन्नता के बारे में पढ़ा और कुछ सामान्य परिभाषा हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं विभिन्नता में मतलब जब जनन के दौरान जो विभिन्नताएं करते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअल टाइम जो विभिन्नताएं होती हैं उसमें क्या क्या होता है। तो देखो, जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें कैसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और जब लैंगिक जनन होता है उनमें कैसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन जैसे मान लो हाइड्रा वगैरह होते हैं ना, जो ये मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक जनन करते हैं, और लैंगिक जनन है जो मनुष्य भी करता है और भी जो सामान्य जंतु है जो लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है, तो देखो, अलैंगिक जनन होता है उसमें विभिन्नताएं होती हैं, वो कम पाई जाती हैं। ठीक है ना, मतलब ज्यादा उसमें कोई अंतर नहीं आता है। विभिन्नता मतलब एक ही पीढ़ी के लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता। ठीक है, और अलैंगिक जनन में इसमें विभिन्नताएं अधिक पाई जाती हैं। ठीक है भाई, किस कारण पाई जाती है वो देखते हैं। यह विभिन्नता डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियां होती। डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है जब डीएनए का प्रतिखंडन होता है, डीएनए चलता है, आगे पढ़ोगे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो डीएनए 3 डेज से 5 डेज की ओर चलता है। तो डीएनए वापस मतलब जैसे 3 डेज से स्टार्ट हुआ 5 डेज पर रुक गया, 5 डेज से स्टार्ट हुआ 3 डेज पर रुक गया, उसी समय जो सेम प्रतिकृति करता है डीएनए, उस प्रकार की ये प्रतिकृति होती है ना, तो उसमें त्रुटियां होती हैं वो कम होती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में डीएनए प्रतिकृति ना होकर इसमें गुणसूत्र जो मैंने आपको बताया है कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उसका काम क्या होता है, जीनों का आदान प्रदान करना। ठीक है भाई, जो मेंडल कारक शब्द का यूज करता था, जीनों का आदान प्रदान करना, गुणसूत्र। क्रॉस संकरण आपस में हम पढ़ेंगे आगे क्रॉस संकरण कैसे हुआ, क्रॉस संकरण के बारे में। और एक उत्परिवर्तन यानी कि अचानक किसी चीज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना। ठीक है ना, उत्परिवर्तन या जिसे आप म्यूटेशन बोल सकते हो। ये परिवर्तन होते हैं जो काफी मतलब थोड़े अलग बहुत भिन्नता दिखा देते हैं। कभी कभार होता है हर चीज में बहुत बड़ी मतलब भिन्नता दिखा देते हैं, तो ये बड़ी भिन्नता होता है वो लैंगिक जनन में दिखाती, लेकिन अलैंगिक जनन में भिन्नता होती है वो कम दिखाई देती है। समझ गए। अब देखो, विभिन्नताओं के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। अब भाई विभिन्नता है तो इसके विभिन्नताओं को मतलब प्रकृति में बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप देखो, मतलब कोई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पक्षी वगैरह देखे होंगे या फिर कोई भी जानवर होता है, तो वो क्या होता है कि गर्मी को सहन कर लेता है। ठीक है, उसमें भी अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। जैसे लिखा है कि प्रकृति की विभिन्नताओं में जंतुओं की विभिन्नता से विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने वाले जीवाणुओं को गर्मी से बचने जैसी विभिन्नताओं का पाया जाना।
ठीक है ना, जो उष्णता या फिर जो ठंड को सहन करते हैं वो मतलब ठंड को सहन कर सकते हैं। इनमें भी अलग अलग प्रकार की विभिन्नता होती है। हम भाई देखो जंतु एक होता है तो किसी दूसरा जंतु कोई जंतु होता है जो गर्मी को सहन कर सकता है, कोई होता है वो ठंड को सहन कर सकता है ना, ठीक है ना। जैसे मान लिया भाई जैसलमेर है और या फिर राजस्थान का ही मान लेते हैं, ठीक। तो राजस्थान में क्या होता है भाई, गर्मी होती है, ठीक है। गर्मी के टाइम कोई जंतु होता है जहाँ मतलब उसको गर्मी सहन होती है, तो गर्मी सहन करने वाले जंतु यहाँ मतलब रहते हैं गर्मियों में, और जब यहाँ ठंड पड़ने लगती है तो वो जंतु अपना आवाज चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उनमें भी सब तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन जिसमें ये मतलब विभिन्नताओं में प्रकृति में जो विभिन्नता पाई जाती है उसके अनुसार ये कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई हिमाचल वगैरह इसमें जंतु रहते हैं, वो ठंड को ही मतलब आकर्षित करते हैं, तो वो ज्यादातर क्या होता है ठंड के स्थानों या ठंड के इलाकों में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। मतलब जो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, उन्होंने कौन कौन से लक्षण उसमें पाए थे और कौन कौन से उसने लक्षण उनमें जो लक्षण मिले थे उसको मिले थे, उसकी एक टेबल है, वो टेबल तैयार करते हैं। तो आप ये नोट कर लो। तो और आगे शुरू करते हैं हम, क्या उसमें भिन्नता थी क्या नहीं थी, ठीक है। 1 मिनट, नोट कर लो, आगे शुरू करते हैं हम। अब देखो भाई हम शुरू करेंगे अब, जिसके बारे में मतलब मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, उन लक्षणों में कौन कौन से लक्षण थे, किस किस के बारे में मेंडल ने बताया, फिर उसका आपस में क्रॉस करके मेंडल ने कैसे समझाया कि इसमें ये संकरण ऐसे होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगली। आप सबको मैंने बता दिया कि मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेंडल ने आनुवंशिकी मतलब वंशागत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं उसके बारे में ये किसने बताया था? मेंडल ने ही बताया था। मेंडल के जन्म परिचय के बारे में मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास पहले जरूर देखे, उसके बाद ये क्लास देखे। तो 7 नंबर का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। हम पढ़ रहे हैं कि मेंडल द्वारा जो मटर के मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे मटर के पौधे पर, फिर पढ़ेंगे मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो हम पहले तो देखते हैं मेंडल ने 7 जोड़ी मटर के पौधे के लक्षण लिए थे, वो कौन कौन से थे। एक तो लिख लेना लक्षण कौन से थे, उसके किन लक्षणों को उसने चुना, ठीक है। और एक लिख लेना उसके जो लक्षण आए थे प्रभावी लक्षण कौन से थे। उसमें आपको मैंने पिछली क्लास में बताया भी था प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। प्रभावी लक्षण को कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं और अप्रभावी को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रभावी लक्षण और एक पढ़ेंगे हम अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण, ठीक है। तो देखो जो लक्षण लिया था, पहला लक्षण उसने लिया था कि पादप था या मटर के पादप की लंबाई को दिया, यानी कि पादप की स्थिति के बारे में लिया था, पादप की स्थिति। तो उसने बताया था कि जो पादप होता है वो प्रभावी रूप से तो लंबा होता है, ठीक है भाई, प्रभावी रूप से लंबा ले लिया। इसको आराम से समझेंगे और अगले जो क्रॉस आएंगे उनसे क्वेश्चन भी आएगा बोर्ड में, वहां भी अच्छी प्रकार से समझेंगे, ठीक है। और जो अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी हर चीज जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो प्रभावशील हो, ठीक है। लेकिन अप्रभावी लक्षण जिसमें कुछ ना कुछ भिन्नता, आगे हम पूरी टेबल बनाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी प्रकार से, ठीक है। लंबा। और जो अप्रभावी जिसके लक्षण आए थे वो था बोना, ठीक है। फिर उसने एक तो पुष्प पर, एक फली पर और एक बीज पर, इन तीनों के लक्षण लिए थे और उन लक्षणों को उन्होंने अलग अलग बताया था। एक तो उसने ली थी पुष्प की स्थिति, ठीक है ना, पुष्प की स्थिति। अगर जब उसने पुष्प की स्थिति ली थी तो उसको क्या मिला? जब भाई प्रभावी लक्षण मिले थे वो तो मिले थे अक्षय, ठीक है ना भाई। देखो जो लंबा पादप होता है वो तो कितना भी बढ़ सकता है, और जो सीमा बोना होता है जिसका पुष्प हर कोई आप देख सकते हो कि लंबा पादप होगा उसका पुष्प होगा वो भी बड़ा ही होगा, ठीक है ना। जिस प्रकार जिसकी आकृति होती है वो परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन बोना पादप होता है तो किसी ना किसी कारणवश रहता है बोना, तो उसका क्या कारण? बोना पादप था तो वो क्या था? सीमांत, ठीक है ना। अब उसने पुष्प
पुष्प की भाई स्थिति हो गई, पादप की स्थिति हो गई। अब उसने पुष्प का रंग लिया था, ठीक है, पुष्प का रंग, तो उसको कैसा मिला था? पुष्प का रंग। प्रभावी लक्षण में उसको पुष्प में क्या रंग दिखाई दिए और अप्रभावी लक्षण में उसको पुष्प में क्या रंग दिखाई दिए? तो पुष्प के रंग के बारे में बात करें तो प्रभावी लक्षण में जो उसको रंग दिखाई दिया वो था बैंगनी, और जो अप्रभावी में जो लक्षण में रंग दिया पुष्प का वो था श्वेत। ठीक है, अब भाई पुष्प हो गया, पादप की स्थिति। हम बात करते हैं फली के बारे में। ठीक है भाई, देखो फली का रंग, ठीक है, और एक है फली की आकृति। फली की आकृति, ठीक है, एक है आपको बीज का रंग और एक है बीज का रंग, और एक लिया था उसने बीज की आकृति। ठीक है, आकृति। देखो फली का जो रंग होता है, मटर हमने देखा होगा, उसका आमतौर पर हम सीधा रंग देखे ना तो फली का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है? हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, कैसा रंग दिखाई देता है? फली का जो रंग होता है वो हरा होता है, लेकिन सूख जाने के कारण या फिर कोई अप्रभावी लक्षणों के कारण जो उनका रंग होता है वो चेंज हो जाता है और उस रंग में परिवर्तन है वो हरे से पीला हो जाता है। ठीक है भाई, अब देखो फली की आकृति, जो प्रभावी लक्षण की जो फली होगी वो कैसी होगी? मतलब फूली हुई फली होगी। ठीक है ना, फूली हुई। और जो अप्रभावी लक्षणों में मटर की फली होगी उसका आकार कैसा होता है? सिकुड़ी हुई। ठीक है, सिकुड़ी हुई का मतलब आप समझ गए होंगे, भेड़ी उड़ी, मारवाड़ी में कह सका ना पा कि कोई चीज वे जगी मतलब भेड़ी उड़ जानी। ठीक है, बिड़ प्रकार गुच्छो बन जानो या फिर आकार है जो को सेम नहीं रहना, तीन की परिवर्तन हो जानो। ठीक है, बीज का रंग। अब बीज का रंग क्या है? बीज का रंग हम देखते हैं कि प्रभावी में कैसा रहता है, एक सेकंड, और अप्रभावी में कैसे रहता है। ठीक है, और एक बीज की आकृति कैसी रहती है। ठीक है ना, जो बीज होगा वो बीज कैसा होगा? पीला बीज होगा, और जो बीज मतलब किसी कारणवश पकेगा नहीं, पूर्ण पके नहीं होगा, वो बीज होगा वो हरा रहेगा। ठीक है, अब बीज की आकृति, जो स्वस्थ बीज होगा, जो प्रभावी बीज होगा वो तो बीज होगा गोल, और जिसमें किसी कारणवश झुर्रियां पड़ जाती है। होता है ना, जब उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो जब लोगों का बुढ़ापा आता है आप उसके मतलब चेहरे पर देखते हो वो झुर्रियां टाइप हो जाती है। उसी प्रकार कभी आपने मटर के बीज देखे होंगे या फिर किसी चीज के मतलब बीज देखे होंगे। ठीक है, वो उन बीजों में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा, जैसे ये ऐसा होना। ठीक है, जो एकदम परफेक्ट बीज होगा वो गोल होगा, लेकिन जो पूर्ण परिपक्व अप्रभावी लक्षण जिसमें होते हैं वो बीज कैसा होगा? झुर्रीदार बीज होगा। ठीक है, झुर्रीदार, एक मिनट, झुर्रीदार। क्लियर बात है? अब आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या क्या हमने इसमें हमने पढ़ा है। क्लियर बात है? अब देखो पुष्प की स्थिति ली थी, पुष्प की स्थिति में हमें क्या मतलब पादप की लंबाई कैसी मिली थी? प्रभावी लक्षण में तो पादप जो था वो लंबा था, और अप्रभावी लक्षण में जो पादप था वो कैसा मिला था? बोना मिला था। पुष्प की स्थिति थी वो अक्षय थी, और अप्रभावी लक्षण में सीमांत थी। पुष्प का रंग कैसे मिला? प्रभावी लक्षण में तो बैंगनी रहा था। ठीक है, और फली का रंग देखा हरा, और जो अप्रभावी लक्षण में पीला। ठीक है, पुष्प का रंग हो गया बैंगनी और श्वेत। ठीक है, यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं है, बैंगनी और श्वेत हो गया। अब फली का रंग दिया था, अब बीज का रंग भी वही भाई हमने देख लिया था कि बीज का रंग पीला था और इसमें हरा। आकृति मैंने बता दी भाई, फली जो एक स्वस्थ होगी, आप मटर के पौधे पर देखना, जो फली होगी जिसमें बीज होंगे। ठीक है ना, मैं पूरी एक फली के तौर या पादप के तौर पर आपको समझा देता हूं, देखना, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे भाई एक प्रभावी लक्षण मैं बताता हूं और एक अप्रभावी लक्षण मैं बताता हूं। ठीक है,
मान लिया पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद साफ करके इसको डायग्राम के माध्यम से हम आराम से समझ लेंगे। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर लो। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रभावी लक्षण किसमें कैसे होते हैं, मतलब पादप पर, और अप्रभावी लक्षण कैसे पाए जाते हैं। तो देखो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आपसे जितना हो सके उतनी हेल्प करें। ठीक है ना। देखो दोस्तों, जो मान लिया भाई ये एक मटर का पादप है, ठीक है। अब ये एकदम परिपूर्ण है कि आप मान लेना, ठीक है ना। मैंने पादप एक सिंपल बताया था, ऐसे होता है। इस पर जो पुष्प लगेगा वो भी एकदम मतलब जिसका आकार होता है वो मतलब सीमांत मतलब अक्ष होगा उसका पुष्प की स्थिति। और उसका जो आप रंग देखोगे ना, तो वो हकीकत जो प्रभावी पौधा होगा या एकदम स्वस्थ पौधा होगा जिसमें प्रभावी लक्षण होंगे ना, वो उसके पुष्प का रंग होता है वो बैंगनी होगा। ठीक है भाई, बैंगनी हो गया। और उस पुष्प की अगर आप फली देखोगे ना, ठीक है ना, तो फली में क्या होगा, बीज होंगे वो एकदम गोल होंगे। ठीक है, कोई प्रकार की मतलब किसी प्रकार के कोई रोग एकदम प्रभावी होंगे, वो गोल बीज होंगे। आप देखते हो कभी कभार बीज होते हैं वो एकदम स्वस्थ होते हैं, या फिर कभी कभार वो अप्रभावी बीज हो जाते हैं। ये सारे मेंडल ने निकाले थे 7 जोड़ी, मैंने लिखा है नहीं, उसके बारे में लिखूंगा अभी। 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे, और किस पर लिए, उद्यान मटर पर मेंडल ने प्रयोग किया, उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम। ठीक है ना। एक भाई फली है, फली में जो स्वस्थ बीज, लेकिन अप्रभावी का जो फली होगी वो भी ऐसी सिकुड़ी हुई मिलेगी, और जिसमें ये बीज होंगे वो भी आपको ऐसे मिलेंगे। समझ गए बात को। फली की बारी, फली की स्थिति क्लियर हो गई। अब पुष्प की स्थिति, पुष्प में जो रंग होगा वो श्वेत दिखाई देगा, लेकिन उसी में आप देखोगे तो क्या होगे, श्वेत नहीं दिखाई देगा, मतलब श्वेत दिखाई देगा, और इसमें सॉरी बैंगनी दिखाई देगा। मतलब पुष्प है, आप देखोगे ना बैंगन कैसी होती है, बैंगन के कलर का जो प्रभावी लक्षण की पौधा होगा बैंगन के रंग का होगा। आप खुद भी पहचान सकते हो, एक मटर का पादप लेके देखो कि ये प्रभावी है या अप्रभावी। अगर उस पादप में मतलब जो फूल लग रहा है वो फूल कुछ ना कुछ मतलब जैसे मान लिया कि भाई बैंगनी उसमें पुष्प है तो समझ लेना, और जिसकी मतलब लंबाई है वो भी परिपूर्ण है, तो आप समझ सकते हो कि ये पादप है मतलब एकदम प्रभावी है। और जिसका मतलब श्वेत पुष्प आ जाना, फली सिकुड़ी हुई मिल जाना, ये स्थिति जब आपको दिखाई देना तो ये पुष्प की स्थिति होगी वो अप्रभावी स्थिति में होगा। ठीक है, अप्रभावी लक्षण प्रकट करेंगे। अब देखो, हम बात कर रहे हैं भाई मेंडल ने, इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूं टेबल के बारे में। मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए थे। मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए। आप समझ गए होंगे, 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षण लिए, टोटल कितने थे। ठीक है, मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पाइसम सेटाइवम पर किया। क्लियर बात है भाई। मेंडल ने अपना प्रयोग उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर किया था। मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को चुना था। ठीक है भाई, अब देख लेना एक बात, मटर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कह सकते हो, 2n बराबर 14। ठीक है, अगुणित गुणसूत्र द्विगुणित 2n हो गए, अगुणित 7, द्विगुणित 14। 7 जोड़ी लक्षण लिए थे, ये तो इससे भी याद रह जाएगा। क्लियर बात है, समझ गए आप, इसमें ये नोट कर लो। और अब हम आगे शुरू करते हैं कि भाई मेंडल ने 7 मतलब जो आपस में अपना मान लिया भाई ये पुष्प लिया था, क्रॉस करवाया था, वो क्रॉस लंबे पादप और बोने पादप के बीच में करवाकर उसे कौन से संकरण, जैसे भाई पूरे पादपों में से उसने अलग अलग लेकर, एक तो मान लिया लक्षण लिया था बोने पादप का और एक लिया था
इसका मतलब लंबे पादप का, जब आपस में उसने क्रॉस करवाया तो उसने क्या पाया, ठीक है ना, आपस में क्रॉस करवाया तो क्या पाया। उसी प्रकार अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि लिंगों में जब ये क्रॉस होता है तो क्या मिलता है, अंत में देखते हैं। तो शुरू करते हैं आगे, ये आपने नोट कर लिया है, तो हम आगे शुरू करते हैं कि मेंडल के जो प्रयोग थे उसके बारे में, ठीक है, मेंडल के प्रयोग के बारे में। एक बात हाँ और मैं बता देता हूं, मेंडल ने भाई ये मटर के पादप का ही प्रयोग क्यों किया, मेंडल ने, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है एक आध दो नंबर में, कि मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव, मेंडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, क्वेश्चन है, क्यों किया, उसके क्या रीजन है, मेंडल ने मटर के पादप को क्यों चुना, या चुनाव के कारण, रीजन क्या कारण। देखो सबसे पहले तो बताऊं कि मटर का जीवन काल होता है वो छोटा होता है, ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख लेना, मटर का जीवन काल छोटा होता है, ठीक है, मटर का जीवन काल छोटा होता है, या मटर के पादप का जीवन काल लिख लेना। कैसे भाई, मटर होता है ना वो, मतलब कोई मान लिया मटर उसने नहीं चुना और कोई दूसरा पादप ले लिया, तो जब वो दूसरा पादप ले लेता तो मतलब ये प्रयोग था जो कम टाइम में इतना सफल हो नहीं सकता था, ठीक है ना। तो मटर क्या होते हैं, 4 से 5 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है, तो सभी लक्षणों को आराम से पहचान सकता है, ठीक है, और उसकी फसल, और देखो एक तो गुण ये हो गया, दूसरा इसमें था मटर में स्वपरागण होता है, स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम रूप से इसमें परपरागण भी संभव है, परपरागण भी संभव है, ठीक है। आप बता सकते हो कि मैं मतलब मटर में स्वपरागण होता है, कृत्रिम रूप से परपरागण भी संभव है, ठीक है, और जीवन काल होता है वो छोटा होता है, एक सेकेंड क्या हो गया, जिससे मतलब वो कम समय के अंदर अनेक लक्षणों को ले सकता है। मैं पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। एक पीढ़ी में, एक लिख लेना, और एक पीढ़ी में अनेक बीज प्राप्त, मटर की जो मतलब एक फीडी होती, फीडी का मतलब समझ गए, एक बार जब मटर की फसल की बुआई की ना तो उसमें बीज होते हैं वो भी अनेक प्राप्त हो गया, तो उसने मतलब झुर्रीदार बीजों को या गोल बीजों को अलग अलग प्रयोग करके पूरा का पूरा सही मतलब उसका प्रयोग है वो सफल बना लिया, ठीक है ना, कम समय में ऐसा संभव हो गया, वरना मतलब इसमें दूसरा कोई पादप लेते तो उसमें टाइम होता है वो थोड़ा लंबा चला जाता है। क्लियर बात है, इसका जीवन काल छोटा होता है, ये तो लिख लिया हमने भाई, ठीक है। और ये 3 कारण हो सकते हैं, एक भाई मटर ने उसने ये भी चुन लिया कि मटर होता है उसके मतलब जो लक्षण होते हैं ना विप्रियासी होते हैं, या तो हमने पहले लिखा था मटर ने 7 मतलब मेंडल ने 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों को चुना, तो ठीक है ना, क्योंकि उसमें विप्रियासी लक्षण होने के कारण उसका जो बाहरी मतलब बाहरी रूप से आसानी से उसे लक्षण जो प्रकट हो सकता है। आप लिख सकते हो, चौथा पॉइंट लिखो तो कि विप्रियासी लक्षण होने के कारण उसमें जो विप्रियासी लक्षण थे, जो विप्रियासी लक्षण होने के कारण जिसमें जो लक्षण है वो आसानी से प्रकट हो सके। क्लियर बात है। अब हम बात करेंगे भाई मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो कैसे किया, आप नोट करो, ठीक है। अब हम करेंगे मेंडल का प्रयोग, तब तक आप नोट कर लो, ये 4 पॉइंट है। अब शुरू करेंगे हम कि मेंडल का प्रयोग, ठीक है।
हम देखेंगे मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, कैसे किया था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भी ले लेना, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। क्लियर बात है। और साथ हमेशा देते रहिए। ठीक है, साथ किसी का भी हो निभाते रहना। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रयोग कैसा था, मेंडल का प्रयोग पढ़ते हैं। पहले तो एक संकरण पढ़ते हैं, फिर द्वितीय संकरण पढ़ते हैं। तो देखो मेंडल के प्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण के बारे में। क्लियर है। देखो मेंडल के प्रयोग, क्लास को जरूर अटेंड करें। हम देखना लास्ट टाइम में एग्जाम को पेपर में छेद कैसे करते हैं। ठीक है ना, लास्ट टाइम में ट्यूशन प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करते हो ना, तो किसी ना किसी का भला होगा। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि लाइक और शेयर के लिए, ये कोई बात कहने की नहीं होती, ये दबाने की बात होती है। ठीक है ना, लाइक शेयर तो आपको बिना कहे कर देना चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत तो आपको भी मेहनत करनी होगी ना। ठीक है, ज्यादा नहीं, एक बटन दबाना है और अपने दोस्तों तक शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। देखो भाई, मेंडल का जो प्रयोग है वो हम पढ़ेंगे पहले। जो एकल संकरण संकर, एकल संकर संकरण, एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कह सकते हो। ऐसा नहीं है मोनोहाइब्रिड पूछे संपर्क सूत्र दूर दूर तक गाय, कहीं पता ही नहीं चले हमारा संपर्क सूत्र को कैसे ढूंढ के लाइए। तो बेवफा वगैरह हमें नहीं करनी है, जो करना है वो अच्छा ही करना है। ठीक है ना। देखो अब हम पढ़ेंगे भाई, ये मेंडल ने एक तो लिया था मतलब एकल संकर करवाया था ना संकरण, उसमें एक तो लिया था उसने लंबा पादप। ठीक है भाई, अकेला तो संकरण कर नहीं सकता बेचारा, किसी को तो उसको साथ लेना पड़ेगा, लंबा पादप। अब इसका करवा दो क्रॉस, और ये हो गया बोना पादप की स्थिति। ठीक है ना, यहां लिख लेना F1 PD पादप की स्थिति ली थी। पादप की स्थिति पर जो एकल संकरण मेंडल ने किया था उस पर हम बात कर रहे हैं। अब मैंने आपको भाई बताया था कि लंबा पादप होता है जो इस स्थिति को भी दर्शा सकता है और इस स्थिति को भी दर्शाता है, और बोना पादप होता है वो इसको दर्शाता है। क्लियर बात है, समझ गए आप। अब हम देखो भाई, देखते हैं क्रॉस करते हैं इसका आपस में। ठीक है, क्रॉस करते हैं तो देखना, ये ले लिया भाई, पहले तो हम सिंपल कर लेते हैं। ठीक है, इसका कैसे हुआ, ये हो गया T, ये भाई ऐसे आप क्रॉसिंग, मैं दोनों क्रॉस करवा दूंगा। एक चेकर बोर्ड जो पुनेट नामक वैज्ञानिक था उसने ऐसा क्रॉस मतलब एक चेकर बोर्ड बनाया था उस क्रॉस के लिए, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है ना, इसका जो इसके साथ आपस में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी प्राप्त हुए। ठीक है भाई, इसका जो आपस में क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। ठीक है, इसने वापस इसका क्रॉस करवाया तो भी वही सेम कंडीशन। ठीक है, इसका प्रयोग फिर करवाया ना तो प्राप्त हुआ टीटी। ठीक है, ये पादप की स्थिति मैंने पहले बता दिया, लंबा पादप किसको डिनोट करेगा, बोना पादप किसको डिनोट करेगा, समझ गए आप। देखना लंबा, ये भी लंबा, क्योंकि ऊपर देख लो आप, मैंने लिख दिया है लंबा, और ये भी लंबा। ठीक है, और ये बोना। अब आपको भाई इसमें दो चीज पूछेगा, एक तो पूछेगा लक्षण प्रारूप और एक पूछेगा जीन प्रारूप। मैंने पीछे डेफिनेशन भी लिखवाई थी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप को, यानी कि बाहर से देखकर हम बाएं स्वरूप से बता सकते हैं, वो तो हो गए लक्षण प्रारूप, और जीन विनिमय के माध्यम से जिसे हम बता सकते हैं वो क्या हो गए,
जीन प्रारूप, जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। देखो लंबे पादप हुए हम, इसे 3 प्राप्त, बोना पादप हुआ 1 प्राप्त, ठीक है। तो लंबा हो गए 3:1। अब मैं आपको चेकर बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं, जिसमें आप जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप दोनों को आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, देखना इसमें अगर इसको हम ऐसे करते हैं चेकर बोर्ड बनाकर प्रयोग में, तो कैसे प्रयोग मिलेगा, टी टी, ठीक है, टी, और यहां पर वापस हमने ले लिया स्मॉल टी दोनों हो नहीं सकते, इसमें जो लिया था एक तो ये ले लिया, ठीक है, दोनों जो मिले थे आपस में टी, और इसका जो ले लिया ये, सॉरी, इसका जो मिला, यानी कि एक लक्षण ये ऐसे रखना है, एक लक्षण ऐसे रखना है। दोनों कैसे कर सकते हो, सॉरी 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 सॉरी, आप एक तो ऊपर नीचे ले सकते हो। हम इसको देखते हैं चेकर बोर्ड से, टी टी, अरे गड़बड़ हो गई भाई, इसमें थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो यहाँ लेते हैं ना टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब देखना टी टी मिल गए, अब एक टी बड़ा एक टी छोटा, एक टी बड़ा एक टी छोटा, और इसका दोनों से क्रॉस करवाया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा मतलब इनको रखते टाइम ध्यान रखना, क्योंकि उस विधि से हम करेंगे ना तो द्विसंकरण क्रॉस संभव नहीं हो, संभव तो हो सकता है लेकिन उसमें दिक्कत बहुत आएगी। ये विधि है वो चेकर बोर्ड विधि है, इसे आप चेकर बोर्ड विधि कह सकते हो। आपको अगर कह दे क्वेश्चन में कि मेंडल के एकल संकरण क्रॉस को चेकर बोर्ड विधि द्वारा दर्शाइए, तो भी आप दर्शा सकते हो, ऐसे नहीं एकल संकरण चेकर बोर्ड विधि बोले वो विधि कर दो, तो साइंस में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि साइंस में आपको जैसा पूछे वैसा ही आंसर लिखना होता है, ठीक है। देखो इसमें हम अनुपात निकालते हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसमें कैसे निकालते हैं, फिनोटाइप और ये करते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप। देखना ये लंबा पादप, ये भी लंबा, क्योंकि लंबे के लिए कौन से किससे निर्देशित है, ये लंबा पादप और ये बोना पादप। तो बोना पादप कितना मिला, टोटल भाई कितने हैं, 4 हैं, 4 में से एक गया, पीछे बचे 3, तो 3 तो हो गए लंबे और 1 हो गया बोना, तो इसका जो अनुपात है वो निकल गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जीनोटाइप का मतलब, अब हमको इसको फेर फेर के अलग अलग करके निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकलता है। आपको ये टीटी मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे, ऐसे समान लक्षण के एक ही मिलेगा, ठीक है भाई, ऐसे 2 है 2, और बोने पादप में 1, तो इसका जो अनुपात आएगा 1:2:1। समझ गए बात को भाई, आप इसको निकालोगे ऐसे समान लक्षणों को अलग करके, मतलब जितने भी जो समान दिख रहे हैं उनका जो अनुपात होता है वो अलग लिखना, क्लियर बात है। अब आप इसको नोट करो, फिर हम पढ़ते हैं, 1 मिनट दे, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, तब तक मैं देख लेता हूँ क्लास कितनी हुई है, 33 मिनट हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं, यही ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगले में करेंगे हम, फिर जैविका से स्टार्ट हो जाएगा एक क्लास बाद, सेक्स डिटरमिनेशन और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगले में करेंगे, क्लियर बात है। उसमें हम देखेंगे बच्चा कैसे पैदा होता है, आखिर इस बच्चे के पैदा होने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है, क्लियर बात है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस पहले करके उसके बाद हम देखेंगे कैसे होता है लिंग निर्धारण, भी कल पढ़ेंगे, क्लियर। अब एक बात इसमें लिख लेना, थोड़े निर्देश वगैरह, निर्देश वैसे मैंने आपको बता दिया कैसे लिख सकते हो, कि बोने पादप कौन से थे, लंबे पादप कौन से थे, आप समझ गए होंगे। बोने पादप को हमने किससे दर्शाया था और लंबे पादप को हमने किससे दर्शाया था, इसमें मुझे लग रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जरूर रिप्लाई करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है ना। अपना एक भाई समझकर शेयर कर दिया करो, और कुछ नहीं जाएगा,
और एक ही है, विद्यार्थी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है, या मेरे दोस्तों की सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। चाहे आप किसी मतलब साइंस फील्ड से आपको कोई भी दिक्कत हो तो हम हमेशा के लिए आपके लिए हाजिर हैं। तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कहीं नहीं जाइए, मिलेंगे अगली क्लास में। तो हमेशा के लिए जुड़ते रहिए। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे साइंस करियर लाइन यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।